नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की मूल पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास का वाचन कर रहे हैं। पीछे की कक्षाओं को आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आगे की कक्षा कुछ इस प्रकार है। छायावाद के वरिष्ठ कवि प्रसाद मूलतः कवि थे, यानी छायावाद के जो सबसे वरिष्ठ हैं, पहले ही लाइन महत्वपूर्ण है। वरिष्ठ कवि, छायावाद के सबसे वरिष्ठ कवि कौन है? तो प्रसाद है। मूलतः कवि थे, पर साहित्य के अन्य सभी माध्यमों में उन्होंने अपने को सफलतापूर्वक व्यक्त किया है। उल्लेखनीय यह है कि काव्य रूपों या माध्यमों का चुनाव उन्होंने बहुत कुशलता के साथ किया, जो उनके रचनाकार व्यक्तित्व के विविध पक्षों के अनुकूल कहा जा सकता है। उनकी कविता में दार्शनिक अनुभूति का तत्व प्रधान रहा। उपन्यासों में सामाजिक यथार्थ को व्यक्त करने का उपक्रम, नाटक में इतिहास के माध्यम से राष्ट्रीय भावधारा को चित्रित किया गया है, जबकि कहानियों में शिल्प पक्ष की प्रधानता है। आलोचनात्मक निबंध स्पष्ट ही लेखक की वैचारिक मान्यताओं की सीधी अभिव्यक्ति है। प्रसाद द्वारा किया गया यह चुनाव अनजान में ही समकालीन साहित्य द्वारा मान्य और समर्थित काव्य रूपों का पारस्परिक स्थिति को एक व्यवस्था दे देता है। उपन्यास अपने आरंभ से माध्यमगत रूप में सामाजिक यथार्थ चित्रण से जुड़ा हुआ है। देखिए, उपन्यास अपने आरंभ से ही माध्यमगत रूप से सामाजिक यथार्थ चित्रण से जुड़ा हुआ, यानी कि जब से उपन्यास आरंभ हुआ है तब से वह सामाजिक यथार्थवाद मतलब दिखा रहा है। प्रायः हर साहित्य में तिलस्मी अय्यारी रहस्य और चमत्कार प्रधान किस्सों से अलग होकर उपन्यास जब अपने पूर्व रूप रोमांस से भिन्न एक स्वतंत्र कला रूप के तौर पर स्थिर होता है, तो उसका प्रधान उपजीव्य समाज की विविध विषमताएं और समस्याएं ही बनती हैं। हिंदी साहित्य के संदर्भ में ये समस्याएं दो रूपों में उपजती है। एक तो अपनी जातीय रूढ़ों के कारण महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य के संदर्भ में दो समस्याएं उत्पन्न हो रही है। एक तो जातीय रूढ़ियों के कारण और दूसरा विदेशी यूरोपीय संस्कृति की चुनौती सामने आने से, यानी अपनी जातीय रूढ़ियाँ जो थी उस कारण से हिंदी साहित्य को समस्या देखना पड़ता था, और दूसरा यूरोपीय संस्कृति, जो नए नए तर्क थे, नए नए विचार थे, उनसे टकराने का, उनसे चुनौती मिल रहा था हिंदी साहित्य को। यह संयोग से कुछ अधिक है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु जो 1882 है। बहुत याद रखिएगा कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने किसको, तो परीक्षा गुरु को पहला मौलिक उपन्यास बताया है। सांस्कृतिक और जातीय संघर्ष की कथावस्तु को उठाता है। एक कला रूप में विकास के पूर्व हिंदी उपन्यास ने कई छोटे बड़े दायित्वों का निर्वाह किया है। आरंभिक उपन्यास तिलस्मी अय्यारी और जासूसी प्रधान थे। इन्होंने अपनी रोचकता के कारण हिंदी क्षेत्र में एक मध्यवर्गीय पाठक वर्ग तैयार किया है और बहुत से अन्य पाठकों को हिंदी सीखने के लिए मजबूर किया है। देवकीनंदन खत्री के कई खंडों में प्रकाशित उपन्यास चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति इस क्षेत्र में असाधारण महत्व रखते हैं। इन उपन्यासों में परंपरागत शौर्य गाथाओं और नीति बोध को फारसी ढंग से के तिलस्मी और रहस्य रोमांच के वातावरण में विकसित किया गया है। उपन्यास जब हिंदी साहित्य परिवार में नया प्रवेश कर रहा था, तो सतर्क गृहस्थ की भांति वरिष्ठ लेखकों और संपादकों की उस पर कड़ी निगाह थी। वरिष्ठ लेखक जो थे और संपादक थे उस पर, उपन्यास पर कड़ी नज़र जमाए हुए थे। संस्कृत में आख्यायिका की तो परंपरा तो थी, पर आधुनिक काव्य रूप की तरह उपन्यास का हिंदी आरंभ अंग्रेजी संपर्क के कारण हुआ था। देखिए क्या कह रहे हैं चतुर्वेदी जी की उपन्यास का हिंदी आरंभ अंग्रेजी संपर्क के कारण हुआ, यानी कि अंग्रेज जो यूरोपीय संस्कृति के टकराहट जो बोल रहे थे, उसी के कारण ये मान रहे हैं कि हाँ, हमारे यहाँ उपन्यास जन्मा है। इस संपर्क का माध्यम तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल बांग्ला साहित्य था। स्वयं भारतेंदु का उपन्यास पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा अनुवाद या रूपांतरण है। किसका? पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा। यह स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं हो पाई है, पर इतना प्रकट है कि बांग्ला उपन्यासों के अनुवाद को उन्होंने योजनाबद्ध रूप में प्रोत्साहन दिया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक का जीवनी के स्फुट ग्रंथ तथा लेख विषयक खंड में ब्रजरत्न दास लिखते हैं, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी किसने लिखी थी? तो ब्रजरत्न दास जी ने। महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट। यद्यपि उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी में जो कथन लिखा है वो कथन कुछ इस प्रकार है। यद्यपि भारतेंदु जी ने एक भी पूरा उपन्यास नहीं लिखा है, पर एक पत्र से ज्ञात होता है कि इन्हीं के उत्साह दिलाने से उस समय स्वर्गीय श्री गोस्वामी राधाचरण जी ने दीप निर्वाण तथा सरोजनी का उल्था किया था, और बाबा गदाधर सिंह ने कादम्बरी का संक्षिप्त तथा दुर्गेश नंदिनी का पूरा अनुवाद किया था। पंडित रामशंकर व्यास द्वारा मधु
मती और बाबा राधा कृष्ण दास द्वारा स्वर्णलता अनुवादित किया हुई थी। चंद्रप्रभा, पूर्ण प्रकाश, राधा रानी और सौंदर्यमयी आदि भी इसी प्रकार की अनुवादित हुई थी। ये किसका कथन है? ब्रजरत्न दास जी का कथन है। जीवनी उनका भारतेंदु हरिश्चंद्र में। उपन्यास विधा के आरंभ होने पर उनकी ग्राह्यता को लेकर हिंदी भाषी पाठक समुदाय में कई प्रकार के विवाद चले हैं। विवाद का एक रूप देवकीनंदन खत्री के तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों की यथार्थता को लेकर था। एक दूसरे स्तर पर उपन्यास मात्र की उपादेयता को लेकर शंका व्यक्त की गई थी। इस प्रकार की कुछ चर्चाएं अंग्रेजी उपन्यास के आरंभिक काल में भी चली थी। रिचर्डसन और फील्डिंग की कथा कृतियों को लेकर 19वीं सदी के अंतिम और 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में उपन्यास की नई विधा ने हिंदी लेखकों को अपनी ओर आकृष्ट किया था। मुख्य रूप से अन्य क्षेत्रों के रचनाकार भी इस दिशा में प्रवृत्त हुए थे, जिनमें से उल्लेखनीय है बालकृष्ण भट्ट, जिन्होंने नूतन ब्रह्मचारी लिखा था 86 में, 100 अजान एक सुजान 1890 में, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ठेठ हिंदी की ठाठ 1899 में, अध किला फूल 1907 में, जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न 1888 में। इस युग के प्रमुखता उपन्यासकार हैं देवकीनंदन खत्री, मेहता, लज्जाराम शर्मा, हम लोग लज्जाराम मेहता भी जानते हैं इनको, किशोरीलाल गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, गंगा प्रसाद गुप्त, जयराम दास गुप्त, गोपाल राम गहमरी, रामजी दास वैश्य, ब्रजनंदन सहाय। इस आरंभिक युग में उपन्यास विधा का आकर्षण कितना प्रबल था, इसका अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इन लगभग 20 वर्षों में केवल उपन्यासों को प्रकाशित करने वाली 5 पुस्तक पत्रिकाएं प्रचलित थी। याद रखिएगा कि कौन से पत्रिकाओं में उपन्यासों को प्रकाशित किया जाता था। उपन्यास लहरी जो देवकीनंदन खत्री का था, उपन्यास जो किशोरीलाल गोस्वामी का था, जासूस जो गोपाल राम गहमरी का था, उपन्यास बहार जो जयराम दास गुप्त जी का था, और दरोगा दफ्तर जो रामलाल वर्मा जी का था। महत्वपूर्ण है, मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। उपन्यास लहरी देवकीनंदन खत्री, उपन्यास प्लेन जो किशोरीलाल गोस्वामी, जासूस गोपाल जी थे, गोपाल राम गहमरी जी जो है वो जासूस है। उपन्यास बहार जयराम, राम के कक्ष में सदा बहार रहता है, दरोगा दफ्तर रामलाल, तो याद रखिएगा कि रामलाल जो है वो दरोगा है। और उपन्यास का लहरा देवकी जी चलाती हैं। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, इस पर कुछ विवाद रहा है। हिंदी उपन्यास कोश का संपादक गोपाल राय का मानना है। हिंदी उपन्यास कोश के संपादक कौन है? गोपाल राय। गोपाल राय का मानना है कि यह स्थान पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखित देवरानी जेठानी की कहानी को मिलना चाहिए। यहाँ देखिए कि जो गोपाल राय हैं उन्होंने देवरानी जेठानी की कहानी को पहला उपन्यास माना, जबकि चतुर्वेदी जी जो हैं उन्होंने परीक्षा गुरु को पहला मौलिक उपन्यास माना है, जिसका प्रकाशन देवरानी जेठानी का प्रकाशन 1870 में हुआ है। कुछ आलोचक श्रद्धाराम फुलौरी द्वारा रचित भाग्यवती को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं, जिसकी रचना तो 1877 में हुई है, पर जिसका प्रकाशन 10 साल बाद 1887 में हुआ है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में लाला श्रीनिवास दासकृत परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है, जो 1882 में प्रकाशित हुआ है। इसमें से देवरानी जेठानी की कहानी के विधान को लेकर यह विवाद बना हुआ है कि इसे उपन्यास कहा जाए या एक लंबी कथा। भाग्यवती की रचना भले 1877 में हुई हो, पर प्रकाशन उसका 1887 में हुआ था, 1887 में हुआ है, माफ़ी चाहती हूँ, 87 में माना जाता है। परीक्षा गुरु को रामचंद्र शुक्ल ने अपनी चिर परिचित सावधान शैली में अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कहा है, जो पहले पहल हिंदी में निकला है। अंग्रेजी ढंग का उपन्यास कहने से स्पष्ट है आचार्य शुक्ल चरित्र चित्रण प्रधान संश्लिष्ट कथानक पर आधारित कृति की ओर संकेत कर रहे हैं। क्या कह रहा है कि अंग्रेजी ढंग का उपन्यास उन्होंने कहा है, तो अंग्रेजी ढंग का उपन्यास कहने का क्या अर्थ है? अंग्रेजी ढंग का उपन्यास कहने का आचार्य शुक्ल जी का मत है कि चरित्र चित्रण प्रधान संश्लिष्ट कथानक पर है आधारित कृति की ओर संकेत कर रहे हैं, जो परीक्षा गुरु मूलतः है। यह नीरा संयोग नहीं कि यह रचना स्वयं भारतीय और अंग्रेजी संस्कृतियों के संघर्ष को अपना उपजीव्य बनाकर चलती है। जैसा अभी उल्लेख हुआ है, हिंदी साहित्य के उपन्यास का आगम स्वयं एक विदेशी प्रभाव के रूप में देखा गया है। घड़ी, फाउंटेन पेन, कैमरा जैसी उस युग की स्थूल उपकरणात्मक विलायती वस्तुओं की तरह ही जहाँ एक और उसका आकर्षण और लोकप्रियता थी, वहीं कुछ क्षेत्रों में उसका तीव्र विरोध भी था। विवाद और विरोध के केंद्र में थे देवकीनंदन खत्री,
के तिलस्मी तथा किशोरीलाल गोस्वामी के ऐतिहासिक और सामाजिक उपन्यास। ये भी आपको याद रखना है कि देवकीनंदन खत्री जी किस तरीके का उपन्यास लिख रहे थे, तो तिलस्मी अय्यारी के, और किशोरीलाल गोस्वामी ऐतिहासिक और सामाजिक उपन्यास लिख रहे थे। महत्वपूर्ण है कथन सारे। इसी से जुड़ा सैद्धांतिक प्रश्न जन रुचि को विकृत करने में उपन्यास के दायित्व को लेकर था। इस विवाद को चलाने में तत्कालीन कई पत्र पत्रिकाओं का योग रहा है। 1903 ईस्वी में श्री वेंकटेश्वर समाचार जो बम्बई से आता था, सुदर्शन जो काशी से आता था तथा समालोचक जो जयपुर से निकलता था, ने देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता तथा चंद्रकांता संतति में वर्णित घटनाओं की यथार्थता को लेकर कई अंकों में विचार विमर्श किया है। इन पत्रिकाओं के संपादक क्रमशः लज्जा मेहता, लज्जाराम शर्मा, माधव प्रसाद मिश्र और कृष्ण बिहारी मिश्र ने बड़े आग्रह के साथ अपने अपने पक्ष को प्रस्तुत किया है। बहस शुरू हुई थी मेहता लज्जाराम शर्मा द्वारा लिखित एक टिप्पणी से, जिसमें उन्होंने चंद्रकांता का विरोध किया था। देखिए, लज्जाराम मेहता ने चंद्रकांता का विरोध किया था। देवकीनंदन खत्री सुदर्शन नामक पत्र निकालते थे, जिसके संपादक माधव प्रसाद मिश्र थे। याद रखिएगा कि सुदर्शन के कौन है, माधव प्रसाद मिश्र संपादक हैं। इस पत्र में उक्त टिप्पणी का समुचित उत्तर दिया गया। फिर इस सारे विवाद पर समालोचक में लेख छपा सुदर्शन की सुदृष्टि, और कौन सा पत्रिका में छपा था, तो समालोचक के। यह बड़े विस्तार में साहित्य के अंतर्गत संभव और असंभव घटनाओं की विवेचना की गई है। स्वयं देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता संतति के अंत में एक लेख लिखकर अपना समाधान प्रस्तुत किया है। मूल प्रश्न उपन्यास के यथार्थ की परिकल्पना से जुड़ा था। अगले एक चरण में बहस उपन्यासों में वर्णित यथार्थ के स्वरूप और प्रभाव को लेकर चलती है। इस युग में प्रायः सभी शैलियों के उपन्यासकारों ने एक और तो आदर्श का चरम उदात्त रूप प्रस्तुत किया, तो दूसरी ओर यथार्थ की एकदम शिथिल स्थिति का वर्णन किया है। कुछ उपन्यासकारों में ये दोनों प्रवृत्तियाँ एक साथ मिल जाती है, जिसे शायद उन्होंने अपने ढंग से यथार्थ का वास्तविक रूप माना है। उनकी दृष्टि में चरम आदर्श और नग्न यथार्थ मिलकर सामाजिक जीवन का असली चित्र प्रस्तुत करते हैं। जीवन के दोनों पक्षों को खूब गाढ़े रंगों में एक ही कथाकृति के अंदर अलग अलग चित्रित कर देना, कुछ वैसे ही जैसे आदिकालीन कवि वीर और श्रृंगार को अपने काव्यों में मिलाते थे। देखिए, फिर से सुनिए। जीवन के दोनों पक्ष को खूब गाढ़े रंगों में एक ही कथाकृति के अंदर अलग अलग चित्रित करना। ठीक है, दो पक्ष हैं जीवन के ऊपर दिया गया है, सामाजिक का और वास्तविकता का। तो ये जो दोनों पक्ष था, दोनों का एक ही कृति के अंदर अलग अलग चित्रित कर देना कुछ वैसा था जैसे आदिकालीन कवि वीर और श्रृंगार दोनों को एक ही काव्य में मिला देते थे। यह उनकी परिकल्पना सामाजिक यथार्थ की थी। इसके अंतर्गत उन्हें अपनी दोनों प्रवृत्तियों को खुलकर खेलने देने के अच्छा अवसर मिलता था। यथार्थ की संश्लिष्ट और वास्तविक समझ आगे चलकर धीरे धीरे प्रेमचंद में विकसित होती है। देखिए, यथार्थ का संश्लिष्ट और वास्तविक समझ आगे चलकर किस में विकसित होता है, प्रेमचंद जी में। इसके पहले के आदर्श और यथार्थ संयुक्त परिवार के सदस्यों की तरह एक दूसरे से लड़ते झगड़ते साथ बने रहते हैं। यथार्थ चित्रण के प्रसंग में बहस किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों को लेकर अधिक चली है। समालोचक ने उनके उपन्यासों की समीक्षा करते हुए लिखा है, लीलावती, लाडली और तारा की लज्जा यो उघाड़ी जाकर सही भी की जा सकती थी, क्योंकि उसका उघाड़ना पवित्रता से सुवासित था। किंतु देखते हैं गोस्वामी जी को गंदे चित्र उघाड़ने में भी मजा आता है। यह मजा लेकर चित्रण करना यथार्थवाद को यूरोपीय प्राकृतवाद के निकट ले जाता है। यहाँ शरीर के विविध भंगिमाओं को उनके ब्यौरों में प्रस्तुत किया जाता था। किशोरीलाल गोस्वामी के ऐतिहासिक, सामाजिक तथा तिलस्मी अय्यारी सभी शैलियों के उपन्यासों में प्रकृतवादी चित्रण कुछ अधिक ही गहरा था। महत्वपूर्ण है, किशोरीलाल गोस्वामी के जो रचना है उसमें प्राकृतवादी चित्रण था, जो उनके गोस्वामी नाम और वृंदावन की वंश परंपरा से और भी मेल नहीं खाता था। उपन्यास माध्यम के विकास का प्रथम चरण सभी तरह की प्रवृत्तियों के साथ उनके 60 से अधिक उपन्यासों में देखा जा सकता है। तो किशोरीलाल गोस्वामी जी के कितने उपन्यास हैं? 60 से अधिक उपन्यासों में देखा जा सकता है। उपन्यासों और उपन्यासकारों संबंधी विवाद छनते छनते उपन्यास माध्यम की व्यापक स्थिति पर आ जाता है। चंपालाल जौहरी सुधाकर का हिंदी साहित्य में डकैती शीर्षक लेख इंदु में प्रकाशित हुआ था। 3 कथन किस में छपा है? तो इंदु में छपा है। कौन सा शीर्षक? हिंदी साहित्य में डकैती। किसका है? चंपालाल जौहरी सुधाकर का।
जो हिंदी साहित्य सम्मेलन में के कलकत्ता अधिवेशन में पठित विष्णु चंद्र शर्मा के विस्तृत लेख हिंदी का हानिकर साहित्य के प्रतिवाद स्वरूप लिखा गया था। हानिकर साहित्य के अंतर्गत उपन्यासों से होने वाली निम्नलिखित हानियाँ बताई गई हैं। पहली हानि यह होती है कि ये श्रृंगार रस के अधिक होते हैं और इसके पढ़ने से पाठकों के हृदय में कुवासना उत्पन्न हो, वे इसकी उपासना करने लगते हैं, जिससे थोड़े ही दिनों में वे बल, नैरोग्य, उत्साह, धैर्य और चरित्र और धन से जीवन मुक्त हो जाते हैं। दूसरी हानि यह है कि उसके पढ़ने से ऐहिक व पारलौकिक कार्यों में कुछ भी फल सिद्धि नहीं होती। और तीसरी हानि मन और बुद्धि का सूखियापन है। यदि ध्यान दिया जाए तो यहाँ परिगणित हानियाँ उपन्यास के मूल स्वरूप से जुड़ी हुई है, जिसने आरंभ से ही समाज के चित्रण को लक्ष्य बनाया है, चाहे वह समाज ऐतिहासिक काल का हो या समकालीन, और अपनी शैली को यथार्थवादी रखा। उपन्यास के इस बुनियादी प्रतिज्ञा का एक रोचक उदाहरण कुछ आगे चलकर जयशंकर प्रसाद के उपन्यास प्रस्तुत करते हैं। उपन्यास की बुनियादी प्रतिज्ञा किसमें मिलता है? जयशंकर प्रसाद जी में मिलता है। उनका कंकाल सामाजिक उपन्यास कहा जाता है। महत्वपूर्ण है, कंकाल सामाजिक उपन्यास है और इरावती अपूर्ण ऐतिहासिक है। कंकाल सामाजिक उपन्यास है और इरावती ऐतिहासिक है, पर दोनों बिंब प्रतिबिंबित भाव से समाज के विद्रूप का ही चित्रण करते हैं। एक में परिदृश्य समकालीन है, दूसरे में परवर्ती बौद्धकालीन। उपन्यास माध्यम का प्रयोग दोनों में एक जैसा है। इंदु में प्रकाशित अपने लेख में सुधाकर ने विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा उपन्यास विधा पर लगाए गए आरोपों का व्यवस्थित ढंग से खंडन किया था। जो सुधाकर जी की जो हिंदी साहित्य का जो डकैती था, उस पे जो लेख था हिंदू में जो छपा था, उसमें उन्होंने क्या किया है, जो विष्णु चंद्र शर्मा जो द्वारा उपन्यास विधा पर जो आरोप लगाया गया था, उसका व्यवस्थित ढंग से उन्होंने खंडन कर दिया है। वे लिखते हैं, इस पर हमारी प्रार्थना यह है कि सभी उपन्यास श्रृंगार रसपूर्ण नहीं होते। यह हम मानते हैं कि श्रृंगारिक उपन्यास अवश्य हानिकर हैं, किंतु नैतिक उपन्यासों से हानि होना तो हमने कभी नहीं देखा और न सुना। साथ ही ऐतिहासिक घटना मिश्रित उपन्यास पाठकों के हृदय पर इतना उत्कृष्ट प्रभाव डालते हैं कि जो मिटते नहीं मिटता। इस प्रकार कल्पित उपन्यासों को भी यदि शुद्ध नैतिकता का स्वरूप दिया जाए तो वे भी कम प्रभावशाली नहीं होते, किंतु पंडित जी तो कल्पित नैतिक उपन्यास और कहानियों को भी हानिकर बतलाते हैं। विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा सांकेतिक तीसरी हानि है मन और बुद्धि का सुखियापन। पुनर्जागरण काल के इस आरंभिक युग में हिंदी भाषी क्षेत्र के पाठक और समीक्षक की सावधानी देखते बनती है। निबंध पाठक की यह चिंता कैसी सजीव है कि कल्पित और रोचक किस्से कहानियाँ पढ़ने से मन और बुद्धि में एक तरह का आलस्य छा जाएगा, जिसके लिए उसने बड़ा सटीक प्रयोग दिया है। सूखियापन, जिसके कारण फिर गंभीर और शास्त्रीय विषय पढ़ने की उत्सुकता लोगों में नहीं रहेगी। चंपालाल जौहरी सुधाकर उत्तर में लिखते हैं। फिर देखिए इन्होंने उत्तर में क्या लिखा है। इस स्थान पर पंडित जी ने बड़ी भारी भूल की है। आज भी हिंदी के ऐसे लेखक विद्यमान हैं जिन्होंने उपन्यास से लिखकर शास्त्रीय गहन और क्लिष्ट विषयों पर भी ग्रंथ लिखे हैं। उदाहरण स्वरूप स्वर्गस्थ भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी, पंडित अंबिका दत्त व्यास जी, पंडित बालकृष्ण भट्ट जी और वर्तमान के पंडित रुद्र दत्त जी शर्मा, संपादकाचार्य पंडित लज्जाराम शर्मा और आजकल के कई लेखक तथा पत्र संपादक। अवश्य अत्यंत शोक का विषय है कि पंडित जी ने उपन्यास द्वारा लौकिक हानि का निराधार ही चर्चा की है। यह लंबा वाद विवाद उपन्यास के दोनों पक्ष का रूप अच्छी तरह प्रकट करता है। ये देखिए उनका कथन यहीं पे स्टार्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है कि पंडित जी ने उपन्यास द्वारा लौकिक हानि की निराधार ही चर्चा की है। अब ये चतुर्वेदी जी का कथन स्टार्ट हो जाता है कि यह लंबा वाद विवाद उपन्यास के दोनों पक्षों का रूप अच्छी तरह प्रकट करता है और जैसा कहा गया है हिंदी क्षेत्र के मध्यवर्गीय पाठक और समीक्षक की जागरूकता का परिचायक है। मूल चिंता इसी बात की है कि उपन्यास के माध्यम में अपने को पूर्व प्रचलित किस्सों अथवा रोमांसों से अलग किया है या नहीं, अर्थात सामाजिक यथार्थ से वे कैसे जुड़े हैं तथा इस यथार्थ का चित्रण कहीं ऐसा शिथिल तो नहीं है कि वह पाठकों की रुचि को विकृत कर दे। उपन्यास के अत्यंत बलपूर्वक मध्यवर्गीय परिवारों के जीवन में प्रवेश और हस्तक्षेप किया था और तब यह स्वाभाविक था कि समाज के अधिक सतर्क वर्ग इधर ध्यान दे कि उनका व्यापक जन रुचि पर कैसा प्रभाव पड़ता है। विष्णु चंद्र शर्मा का लेख 1912
1912 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के तृतीय अधिवेशन के अवसर पर कलकत्ता में पढ़ा गया था, जहां उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद सभापति थे। 12 में मतलब कलकत्ता में हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था, तृतीय अधिवेशन हुआ था, जिसके सभापति बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद थे। इसका जो उत्तर है, जो उन्होंने लेख पढ़ा गया, उसका उत्तर सितंबर 1914 में के इंदु में, जो काशी में जयशंकर प्रसाद की प्रेरणा से प्रकाशित होता था, चंपालाल जौहरी सुधाकर द्वारा दिया गया था। इस समय तक साहित्यिक परिदृश्य पर प्रेमचंद और प्रसाद का आगमन हो जाता है। प्रेमचंद के आरंभिक कई उपन्यास तब तक प्रकाशित हो चुके हैं। पहले महत्वपूर्ण उपन्यास सेवा सदन का लेखन चल रहा होता है। प्रसाद अन्य माध्यमों में रचना पहले करते हैं। उपन्यास विधा के सामाजिक यथार्थ की ओर वे बाद में झुकते हैं। प्रेमचंद हिंदी उपन्यास की वयस्कता की प्रभावशाली उद्घोषणा है। सामाजिक यथार्थ की जिस समस्या को उनके पूर्ववर्ती उपन्यासकारों ने आदर्श और यथार्थ के खानों में बांट कर देखा था, उसे प्रेमचंद एक संपृक्त और संश्लिष्ट रूप में समझते हैं। कहानी कला का दूसरा विवेचन करते समय उनका पर्यवेक्षण है कि बुरा आदमी भी बिल्कुल बुरा नहीं होता है, उसमें कहीं देवता अवश्य छिपा होता है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। इन मौलिक मनोवृत्तियों की समझ में से वे जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण विकसित करते हैं, जिसे उन्होंने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का नाम दिया है। ये प्रेमचंद जी का है, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का नाम दिया है। यद्यपि अपनी परिवर्ती रचनाओं में वे धीरे धीरे और चुपचाप यथार्थ की ओर झुकते जाते हैं। यहाँ स्मरणीय है कि यथार्थ को वे घटना के स्तर पर उतना चित्रित नहीं करते जितना अनुभूति के स्तर पर करते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की पुस्तक का यही पढ़ने का, वाचन करने का सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपकी समझ को विकसित करती है। आप तथ्य तो किसी दूसरे पुस्तक से पढ़ सकते हैं, लेकिन इनकी पुस्तक को पढ़ने से जिस रचनाकार के बारे में आपकी जितनी समझ बढ़ती है वो अतुलनीय है, उसका किसी से तुलना नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए, अपने उपर्युक्त निबंध का समापन करते हुए वे लिखते भी हैं, खुलासा यह कि कहानी का आधार अब घटना नहीं अनुभूति है। आदर्श और यथार्थ, घटना और अनुभूति का क्रमशः संतुलन प्रेमचंद अपनी अंतिम रचनाओं में पाते हैं, जिससे उनकी पिछली कथाकृतियाँ पूर्व प्रभावी ढंग से आलोकित हो उठती है। गोदान उपन्यास का अंधेरा सेवा सदन को प्रकाशित करता है और कफन कहानी का पंचपरमेश्वर तक। परिवार की जिस इकाई को तुलसीदास ने विविध पक्षों में अंकित किया, उसी की अनेक तरह की स्थितियाँ और परिणतियाँ द्विवेदी युग के 2 लेखकों ने चित्रित किया है। देखिए क्या है, फिर से मैं पढ़ती हूँ कि परिवार की जिस इकाई को तुलसीदास जी, देखिए जो रीति तुलसीदास यानी भक्ति काल में आरंभ हुआ था, विविध पक्षों में अंकित किया है, उसी की अनेक तरह की स्थितियाँ और परिणतियाँ द्विवेदी युग के 2 लेखकों ने चित्रित किया है। यानी कि जो प्रथा तुलसीदास जी ने आरंभ की, उसको द्विवेदी युग के 2 कवि में नाम है, देखते हैं। एक तो मैथिली शरण गुप्त का होना चाहिए कि काव्य के रूप में मैथिली शरण गुप्त ने और कथा कृतियों में प्रेमचंद ने। वो देखिए, द्विवेदी युग में काव्य के रूप में मैथिली शरण गुप्त ने तुलसीदास जी का निर्वहन किया है और वही कथा कृतियों में प्रेमचंद जी ने किया है। मैथिली शरण गुप्त यदि मर्यादावादी कवि हैं, उनके राम साकेत के 8वें सर्ग में घोषित करते हैं, मैं आया जिसमें बनी रहे मर्यादा। तो प्रेमचंद अपने मुख्य चरित्र होरी के माध्यम से मर्याद वाले कथाकार हैं। गोदान में होरी अपने विद्रोही होते पुत्र को समझाता है, फिर मर्याद भी तो पालना ही पड़ता है। खेती में जो मर्याद है वह नौकरी में तो नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और मर्याद के लिए अपने को होम कर देने वाला होरी इसी एक बिंदु पर संवेदनात्मक रूप में एक दूसरे के निकट आते हैं। अन्यथा 2 ध्रुवों पर स्थित इस भारतीय चरित्रों के बीच क्या तुलना हो सकती है। मर्यादा और मर्याद में जो तत्सम और तद्भव का अंतर है, कुछ वैसा ही अंतर राम और होरी के चारित्रिक परिकल्पना तथा मैथिली शरण गुप्त और प्रेमचंद के दृष्टिकोण में है। प्रेमचंद का रचनात्मक मूल्यांकन कई कारणों से समस्या उपस्थित करता है। वे पाठक को जितना सहज और आलोचक को उतना ही मुश्किल। उनकी कथा कृतियाँ घटना और अनुभव बहुल दोनों हैं। यही प्रेमचंद आलोचक के लिए मुश्किल बनते हैं। यह स्थिति अपने में विडंबनापूर्ण है कि अनुभव बहुलता के जिस विशिष्ट गुण के लिए पाठक के रूप में वह आभारी था, वही अनुभव बहुलता आलोचक के रूप में
उसके सामने एक सीमा बनाती है। प्रेमचंद अपनी रचना प्रक्रिया में भाषा की संपूर्णतः दोहन कर लेते हैं। देखिए प्रेमचंद जी क्या करते हैं, अपनी रचना प्रक्रिया में भाषा का संपूर्णतः दोहन कर लेते हैं। फलतः यानी फल के तौर पे आलोचक के लिए ऐसी भाषा, छवियां, संकेत शेष नहीं बचते जिनके सहारे वह उस रचना में आगे अर्थ का संवर्धन कर सके। और यहाँ प्रेमचंद गांधी के सबसे निकट आते हैं। विचारधारा के स्तर पर वे गांधी से प्रभावित रहे या फिर उनसे उपराम होते गए, यह एक स्थूल जानकारी की बात है। रचना के क्षण में वे गांधी के सबसे नज़दीक होते हैं। गांधी के विचार, दर्शन और व्यावहारिक जीवन और हमारे समकालीनों में शायद वे अकेले ऐसे थे जिनके यहाँ दोनों एक हो गए हैं कि सबसे बड़ी विशेषता उनकी किफ़ायत सारी है, तो उनकी तितिक्षा और कड़ाई के आदर्शों से जुड़ी रहती है। गांधी के जीवन के प्रेरक प्रसंगों में वह माना जाता है जहां जहाज पर एक अंग्रेज सहयात्री के गालियों भरे लंबे लेख में से उन्होंने आलिपीन निकालकर अपनी डिब्बी में रख ली थी और अंग्रेज को यह पूछने पर कि उस लेख में उन्हें क्या सार मिला, गांधी ने डिब्बी खोलकर वही आलिपीन बड़ी निष्ठा के साथ उसे दिखा दी। यहाँ गांधी के विनोदी रूप देखा जा सकता है। देखिए यहाँ गांधी जी का साथ उदाहरण के तौर पे ये समझाना चाह रहे हैं, उदाहरण के तौर पे कि गांधी जी ने क्या किया था। गांधी जी का विनोदी रूप देखा जा सकता है, पर वह अलग बात है। मूल बात उनकी किफ़ायत सारी की है। कुछ भी अनावश्यक रूप में व्यय नहीं होना है और छोटे से छोटे उपकरण का भी प्रयोग कर लिया जाना है। यह उनका मूल मंत्र था। अपने समय के लिए, देश की अर्थनीति के लिए और राजनीतिक शक्ति के लिए मुंशी प्रेमचंद अपने ढंग से, जैसे कि मैथिली शरण गुप्त अपने ढंग से किफ़ायत सारी का यह आदर्श अपनी रचना प्रक्रिया में रखकर चलते हैं। प्रेमचंद के यहाँ सामाजिक यथार्थ का चित्रण भी इसलिए फैल नहीं पाता, बर्बाद नहीं जाता। उनका रचना आदर्श आप से आप उनके यथार्थ चित्रण पर नियंत्रण रखता है। फलतः वे मजा लेकर यथार्थ का चित्रण नहीं करते, समूचे रचना विधान में उसका उपयोग करते हैं। यही अपने पूर्ववर्तियों से उनमें गुणात्मक अंतर आ जाता है। कुछ आलोचकों की राय में प्रेमचंद की कहानी कफन में यथार्थ का अतिरंजित रूप है, पर इस प्रसिद्ध रचना का विधान इतना संतुलित है कि यथार्थ के ब्यौरे पर उतना ध्यान नहीं जाता जितना उनसे प्रकाशित होने वाले इस कटु सत्य पर कि गरीबी मनुष्य को कितना अमानवीय बना देती है। घटना से अनुभूति में होने वाला रूपांतरण, जिसका उल्लेख पहले हुआ है, यहाँ पूरा हो जाता है। किफ़ायत सारी का आदर्श जैसा प्रेमचंद के यथार्थ चित्रण में है, उससे और गहरे धरातल पर उनके भाषिक विधान में है। भाषा का सत्य अपनी रचना में वे पूरी तरह से निचोड़ लेते हैं। यथार्थ के नियमन की तरह उनका यह गुण भी पाठक के लिए अत्यंत तोषप्रद है, पर यहाँ विधान के स्तर पर जैसा संकेत किया गया है वे आलोचक के लिए कठिनाई उत्पन्न करते हैं। यह स्पष्ट है कि कोई भी रचनाकार आलोचक के लिए नहीं लिखता है, पाठक के लिए लिखता है। महत्वपूर्ण है। चतुर्वेदी जी का कथन है कि कोई भी रचनाकार आलोचक के लिए नहीं लिखता है, पाठक के लिए लिखता है। और उसके रचना क्रम से यहाँ यदि कुछ विडंबनाएं उत्पन्न होती है तो उसके लिए वह जिम्मेदार नहीं है। महात्मा गांधी बहुत बड़े हैं, मनीषी हैं, पर रचनाकार का उनसे विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। प्रेमचंद बहुत बड़े रचनाकार हैं, पर आलोचक का उनसे प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। यद्यपि कि रचनाकार का पहला दायित्व तो पाठक के प्रति है और वहाँ वे महान हैं। आलोचक अपनी चिंता स्वयं करेगा। गोदान में होरी की महानता, और यहाँ महानता का प्रयोग कैसा अटपटा लगता है। बहुत कुछ इसलिए है कि अपने जीवन क्रम में वह व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के बीच कोई अंतर विरोध नहीं उपजने देता। इस लंबे प्रयत्न में वह धीरे धीरे ट्रैजिक नियति को प्राप्त होता है। मैथिली शरण गुप्त पौराणिक इतिवृत्त के कवि हैं, इसलिए उनके यहाँ व्यक्ति, परिवार और समाज तक के आयाम है। राष्ट्र का अधिक व्यापक आधुनिक चौथा आयाम प्रेमचंद की कथा कृतियों में उभरता है, जिससे चरित्र का प्रयत्न और सघन तथा कठिन होता है। होरी एक सामान्य धर्म भीरू पर व्यवहार बुद्धि से युक्त व्यक्ति है, जो जीवन भर परिवार और समाज से तालमेल रखने की कोशिश रहता है और राष्ट्रीय जीवन की बड़ी समस्याओं के प्रति भी जागरूक है। इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है। 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है। ऐसे मोटेपन में क्या सुख? सुख तो जब है कि सभी मोटे हों। इस तालमेल की कोशिश में वह अपनी मर्यादा का ध्यान बराबर रखता है।
जिस वजह से तालमेल बहुत बार टकराहट में बदल जाती है। अपने लिए वह कहता है, इस जन्म में तो कोई आशा नहीं है भाई, हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा झोटा पहनना और मोटा झोटा खाना और मर्जाद के साथ रहना चाहते हैं। वह भी नहीं सकता। यही संक्षेप में होरी की जीवन गाथा है। यहाँ भारतीय किसान का गाय के प्रति दुर्निवार आकर्षण आरंभ से अंत तक चलता है। गोदान की रचना संतुलन ऐसा बेजोड़ है कि उसमें अनवरत संघर्ष, करुणा, सहानुभूति, ट्रेजिक अंत के बावजूद कहीं किसी एक के प्रति कड़ुआहट नहीं आती। गहरा असंतोष उमड़ता है तंत्र के प्रति। गांधी और मार्क्स को जैसे प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया हो, ऐसा विधान लेखक के गहरे रचनात्मक आत्मविश्वास का प्रबल साक्ष्य है। इस युग के अन्य बड़े लेखकों जैसे प्रसाद निराला और रामचंद्र शुक्ल ने भी अपने अपने ढंग से भारतीय और पाश्चात्य विचार सरणियों को इसी स्तर पर मिलाया है। पुनर्जागरण से आरंभ हुई सांस्कृतिक टकराहट की यह श्रेष्ठतम उपलब्धि और निष्पत्ति है। उपन्यास के रूप में प्रेमचंद की बड़ी सफलता इस बात में भी है कि उन्होंने अच्छी किस्सागोई को व्यापक रचना दृष्टि के साथ जोड़ा है। उनके पहले ये दोनों तत्व अधिकतर अलग अलग थे। स्वयं प्रेमचंद इस जोड़ को लंबे प्रयत्न के बाद ढाल सके। सेवा सदन से लेकर कर्मभूमि तक किस्सा और दृष्टि में से एक या कभी कभी दोनों मुखर हैं। गोदान में पहुंचकर संतुलन पूरा हो जाता है और इसके साथ प्रेमचंद का जीवन भी। कामायनी के साथ ऐसे ही प्रसाद का और हिंदी साहित्य का इतिहास के संवर्धित संशोधित संस्करण के प्रकाशन के साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चरमोत्कर्ष पहुंचता है और जीवन का अवसान काल भी। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। कहीं कहीं मुखर हो जाने के बावजूद प्रेमचंद की चरित्र सृष्टि ऐसी विशिष्ट है कि उसमें लेखकीय सहानुभूति का बंटवारा नहीं किया जा सकता। उनके यहाँ बुराई और अच्छाई है, बुरे और अच्छे चरित्र नहीं। वे जब भी जिस चरित्र को खड़ा करते हैं उसे इतना मानवीय बना देते हैं कि उसकी दुष्ट प्रवृत्तियों से तो हम घृणा करते हैं, पर उस व्यक्ति से नहीं। बड़ा उपन्यासकार बहुत बार अपने चरित्रों का संसार इसी तरह निर्मित करता है। उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद के सहयोगी जयशंकर प्रसाद हैं। काव्य के जीवन के चरम आदर्श आनंद को रूपायित करने वाले कवि प्रसाद अपने 3 उपन्यासों, 2 पूर्ण और 1 अपूर्ण, महत्वपूर्ण है, 2 पूर्ण और 1 अपूर्ण में सामाजिक यथार्थ का चित्रण ही चुनते हैं। अपने आरंभिक लेखन काल में कवि ने उपन्यास लेखन को बहुत गंभीरता के साथ नहीं लिया। उसकी दृष्टि में कवि जीवन के दर्शन का साक्षी और सहभोक्ता है, जबकि उपन्यासकार बदलते परिवेश का चितेरा भर है। शुरू के दिनों में आख्यान काव्य प्रेम पथिक में आख्यान काव्य है। देखिए, प्रेम पथिक का क्या है? आख्यान काव्य है। आख्यान काव्य में प्रसाद लिखते हैं, वर्तमान सुख दुख में पढ़कर हर्ष विषाद मानता जो उपन्यास लेखक है वह परिणति स्थिति ही सच्ची है। वर्तमान सुख दुख में पढ़कर उसे समझने की कोशिश यही सामाजिक यथार्थ का अंकन है, जिसकी जरूरत आगे चलकर प्रसाद महसूस करते हैं। जीवन और मानव संस्कृति की बुनियादी समस्याओं से जूझना रचनाकार के लिए आवश्यक है, तो वर्तमान सुख दुख की समझ भी अपनी जगह जरूरी है। कंकाल, तितली और ऐतिहासिक परिदृश्य के सहारे इरावती में प्रसाद समाज के विविध रूढ़ियों का चित्रण करते हैं और उनके निराकरण के लिए एक एक प्रतीक चरित्र की सृष्टि भी करते हैं। कंकाल में गोस्वामी कृष्ण शरण, तितली में बाबा रामनाथ और इरावती में ब्रह्मचारी, ये तीनों चरित्र अपनी प्रकृति में असांप्रदायिक हैं और हिंदू जीवन में युग युग से परत दर परत जमती कुरीतियों को साफ करना चाहते हैं। पुनर्जागरण की विचारधारा जहाँ सन्यासी गृहस्थ जीवन का तिरस्कार नहीं करता, उसकी महिमा का बखान करता है। प्रसाद के इन चरित्रों में मुखर हुई है। मैथिली शरण गुप्त के काव्य में यदि गृहस्थ जीवन का आदर्श है, देखिए मैथिली शरण गुप्त के जीवन में यदि गृहस्थ जीवन का आदर्श है और स्वयं प्रसाद की कामायनी यदि मनु के आदि गृहस्थ जीवन की समस्याओं को सहानुभूति के साथ उकेरती है, तो उनके उपन्यासों में गृहस्थ जीवन और उसकी विविध इकाइयों से बने समाज का कटु यथार्थ चित्रित हुआ है। इस यथार्थ से निपटने के लिए ही उन्होंने गोस्वामी कृष्ण शरण, बाबा रामनाथ और ब्रह्मचारी जैसे चरित्रों को रचा है। 1918 से लेकर के 1936 तक, अर्थात सेवा सदन के प्रकाशन काल से लेकर के गोदान के प्रकाशन काल तक की अवधि को हिंदी उपन्यास की अपेक्षया संक्षिप्त
साहित्य में प्रेमचंद युग कहा गया है। इस युग के केंद्रीय रचनाकार प्रेमचंद है और इस अवधि के उपन्यास लेखन की जैसे सभी अच्छाइयाँ और कमियाँ उनमें केंद्रीभूत हो गई हैं। उल्लेखनीय यह है कि अपनी कमियों से वे स्वयं लड़े हैं और किसी कदर उन पर विजय पाई है। गोदान से पहले के प्रायः सभी उपन्यासों में प्रेमचंद अपने युग के अहिंसक आंदोलन और सविनय अवज्ञा की पृष्ठभूमि में चरित्रों के हृदय परिवर्तन पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं। देखिए, गोदान से पहले के जितने उपन्यास हैं प्रेमचंद जी के, उसमें उन्होंने क्या किया है, आंदोलन, अहिंसक आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि से चरित्रों का हृदय परिवर्तन हो जाता था। पर गोदान में स्थिति बदलती है। यहाँ हृदय परिवर्तन के प्रसंग कम है और जहाँ है भी वहाँ परिवर्तन क्रमशः है, आकस्मिक और नाटकीय नहीं है। प्रसाद घटना संयोगों का सहारा अधिक लेते हैं, हृदय परिवर्तन का कम। प्रसाद जी क्या करते हैं, घटना संयोग का सहारा अधिक लेते हैं, हृदय परिवर्तन उनके उपन्यासों में आप नहीं देखेंगे। संयोग की यह शैली आरंभिक युग के रहस्य रोमांसों में ली गई है और प्रसाद के यहाँ घटनाक्रम में वह एक व्यापक नियति के रूप ले लेती है। प्रेमचंद युग के अन्य उपन्यासकारों में चतुरसेन शास्त्री और वृंदावन लाल वर्मा हैं, जिन्होंने सामाजिक और ऐतिहासिक दोनों प्रकार के उपन्यास लिखे हैं। यहाँ भी सामाजिक उपन्यासों में यथार्थ चित्रण की परंपरा कहीं तीखे और कहीं हल्के रूप में चलती रहती है। ऐतिहासिक उपन्यासों में चतुरसेन शास्त्री ने इतिहास को एक वातावरण के रूप अधिक में अंकित किया है, जबकि वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों में इतिहास वास्तविक परिवेश के रूप में चित्रित हुआ है। यहाँ क्या हुआ, चतुरसेन शास्त्री के इतिहास को एक वातावरण के रूप में अधिक अंकित किया गया, जबकि वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों में इतिहास वास्तविक परिवेश के रूप में चित्रित हुआ है। फलतः वहाँ चरित्रों के साथ अंतर प्रक्रिया में इतिहास एक रचनात्मक शक्ति बन जाता है। बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों में सामाजिक विद्रूप अपने ब्यूरो में अंकित हुए हैं, जिसके कारण तत्कालीन पत्रकारिता और समीक्षा के क्षेत्रों में व्यापक प्रतिक्रिया हुई है। विशाल भारत के देखिए संपादक कौन है, बनारसी दास चतुर्वेदी ने इन रचनाकारों को अस्वास्थ्यकर और अस्वस्तिकर मानते हुए उन्हें घासलेटी साहित्य की संज्ञा दी है। बहुत महत्वपूर्ण है घासलेटी साहित्य के बारे में। बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने घासलेटी साहित्य कहा है, संज्ञा दी है। उनका व्यापक रूप में विरोध किया है। मतवाला पत्र ने आरंभिक काल में निराला की अनेक रचनाओं का प्रकाशन किया था, पर इस पत्र के प्रमुख लेखकों में निराला के साथी उग्र भी थे। ये दोनों मतवाला मंडल के नाम से विख्यात लेखक वृत्त के सदस्य थे और कुछ व्यक्तिगत जीवन क्रम के संदर्भ में भी एक दूसरे के निकट थे, पर इसके बावजूद रचना क्रम में दोनों की स्थिति अलग थी। निराला तो रहे पर उग्र कभी नहीं हुए। उन्होंने कई उपन्यासों की रचना की जो एक संवेदनशील कवि के आत्मोन्मुख फैंटेसी के रूप में देखे जाते हैं। महत्वपूर्ण है, सोच लीजिए, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी निराला के उपन्यासों को फैंटेसी के रूप में देखते हैं। इन उपन्यासों में सामाजिक जीवन के बड़े संतुलित और बहुत बार काव्यात्मक चित्र उकेरे गए हैं। इस युग के अन्य उल्लेखनीय उपन्यासकार हैं चंडी प्रसाद हृदयेश, राजा राधिका रमन सिंह, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, सियाराम शरण गुप्त, भगवती प्रसाद वाजपेयी और प्रताप नारायण श्रीवास्तव। इनमें से प्रथम दो शैलीकार के रूप में विशेषतः स्मरण किए जाते हैं। प्रथम दो मतलब चंडी प्रसाद हृदयेश और राजा राधिका रमन सिंह, ये दोनों शैलीकार के रूप में विशेषतः हैं, माने जाते हैं। प्रेमचंद के बाद नागरिक मध्य वर्ग की कथा कहने में भगवती चरण वर्मा को विशेष रूप से सफलता प्राप्त हुई थी। देखिए, प्रेमचंद जी के बाद नागरिक मध्य वर्ग की कथा कौन कहते थे, भगवती चरण वर्मा। यद्यपि ऐतिहासिकता के झीने परिवेश में प्रतिष्ठित उपन्यास चित्रलेखा, जो 1934 की रचना है, के लेखक के रूप में वे अधिक प्रसिद्ध हुए। उनके उपन्यासों में कथा कौशल और जीवन दृष्टि के उन्मेष का बारीक संतुलन मिलता है। यद्यपि उनकी उत्तरकालीन रचनाएं धीरे धीरे किस्सा कताई की ओर झुकती गई है, इसके लिए आगे चलकर उन्होंने उपन्यास के क्लासिकी विधान पीढ़ियों के आख्यान को अपनाया, जो इस प्रकार की कथा शैली के लिए अधिक उपयुक्त रहता है। चित्रलेखा पर आरोप है कि वह अनातोले फ्रांस की छाया होना चाहिए थी, थाया के प्रभाव में लिखी गई है। बाद में सांकेतिक शैली में लेखक ने इसे किसी कदर स्वीकार भी किया है, पर इस कथानक साम्य के बावजूद चित्रलेखा का रचना विधान सर्वतः मौलिक और कलात्मक है।
पाप पुण्य की समस्या से सीधे टकराने के बावजूद उपन्यास इतना कलात्मक रह सका है, वह यह अपने में कम उपलब्धि नहीं है। जैसा कहा गया है, उपन्यास में मौर्यकालीन इतिहास का प्रवेश नर्तकी चित्रलेखा के वर्णित दुपट्टे की तरह ही झीना है और इतिहास का इससे अधिक आवरण शायद यहाँ अपेक्षित भी ना था। आरंभिक सामाजिक उपन्यासों में लेखक का 3 वर्ष एक साफ सुथरी कथाकृति में है, जिसमें वैश्या सरोज के जीवन मूल्य एक संभ्रांत परिवार की युवती प्रभा की तुलना में कहीं अधिक ऊंचे चित्रित हुए हैं। वैश्या जीवन को लेकर प्रेमचंद और उनके पहले के उपन्यासकारों ने भी कई विशिष्ट कृतियों की रचना की है। भगवती चरण वर्मा सामाजिक जीवन के इस पक्ष को एक नए संदर्भ में रखकर देखने का यत्न करते हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक की उपन्यास कला में वयस्कता का चरण है। 1930 के आसपास स्वाधीनता संग्राम के विविध धाराओं का चित्रण करते हुए उपन्यासकार ने अवध के बैसवाड़ा क्षेत्र और उसके एक ताल्लुकेदार रामनाथ तिवारी को रचना के केंद्र में रखा है। ढहते जीवन स्वप्नों के बीच रामनाथ की अडिग निष्ठा पूरे उपन्यास को एक गहरी सहानुभूति और करुणा से संपन्न करती है। अपने अगले बड़े उपन्यास भूले बिसरे चित्र का चित्रण क्षेत्र लेखक ने पूर्ववत रखा है, यद्यपि उसका कालखंड टेढ़े मेढ़े रास्ते के पहले के 50 वर्ष है। टेढ़े मेढ़े रास्ते में पिता और उसके 3 पुत्रों के बीच के भावात्मक संबंध चित्रित हुए हैं, जबकि भूले बिसरे चित्र में 4 पीढ़ियों की कहानी है, पर रामनाथ जैसा कोई सशक्त चरित्र इनके बीच से नहीं उभरता। फिर समकालीन राजनीतिक जीवन को अगले कई उपन्यासों में लेखक ने उठाया है, पर यहाँ कथा ही कथा है, उसके भीतर से कोई चरित्र या संवेदन विकसित नहीं होता है। प्रेमचंद शैली के कथा संयोजन की जैसे सभी संभावनाएं यहाँ पूरी हो जाती हैं। आज की कक्षा का वाचन यही है। 11वें नंबर का वाचन हम अगली कक्षा में करेंगे। धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको अवश्य ही लाभान्वित करेगी।